यहाँ से ही हम लोग दूसरा एस्पेक्ट है जो इंडियन रिस्पॉन्स है ट्रेडिशनल के अंदर ही हम लोग देख रहे थे, वो है आपका 1857 का रिवॉल्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पायनियर रिस्पॉन्सेस गिवन बाय द इंडियन पीपल। इसके बारे में थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। ओके, मंगल पांडे, अब होगी आर पार की लड़ाई। ओके, देखते हैं कैसे होती है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ, किस तरह से शुरुआत होती है। बैकग्राउंड के अंदर ऐसा है कि जनरली सब लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मेरठ जो दिल्ली से 60 किलोमीटर सटा हुआ है, एक छोटा सा, अभी तो काफी बड़ा सेंटर हो गया है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, सो मेरठ के अंदर 10 मई 1857 के दिन यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने एक सुपीरियर ऑफिसर को मार के अपनी रेजिमेंट को डिसबैंड करके दिल्ली की तरफ यहाँ पे अपना डेवलपमेंट शुरू करेंगे। फाइनली ऑन May 11, 1857 ये दिल्ली के अंदर जो आपका जो इंग्लिश रेसिडेंट होता है उसको भी खत्म करने के बाद वहां पे जो लाल किला, जो एक टाइम के अंदर आपका मुगल साम्राज्य का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेस हुआ करता था, वो लाल किला के अंदर आपके जो राजा जी होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको जगाते हैं नींद में से कि राजा जी हम लोग आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। ओके, तो राजा बड़े सियाने थे, वो खाली नाम के राजा थे, खाली पपेट थे। तो वहाँ जो ब्रिटिश रेसिडेंट होता है आगरा के अंदर, उसको टेलीग्राम करते हैं, बोले भाई साहब आपके यहाँ पे 3-4 सोल्जर्स आए हैं और हमको राजा बनाना चाहते हैं, बोलो क्या करें हम। बोले ठीक है। तो इतना मूर्ख राजा था तो उसको पता ही नहीं था कि भाई राजा बनाने के लिए क्या पावर चाहिए होता है और किस किस तरह की सिचुएशन थी। ओके, सो 1857 के दिन 11 मई 1857 वाला दिन जो होता है, व्हेन द पीपल और द सोल्जर्स प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज दी शहनशाह हिंदुस्तान, यहाँ पे भारत का राजा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है हमको जानना कि मेरठ से पहले बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी, वो चीजों के कारण ही ये 1857 का रिवॉल्ट होता है। वन ऑफ द पायनियर रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द यूज ऑफ आपका जो एनफील्ड राइफल, ओके, जो आपकी बंदूक थी, उसके कारण ये पूरी की पूरी क्रांति होती है, ऐसा बोला जाता है। बट विल ट्राई टू सी एंड ट्राई टू एनालाइज कि 1857 का रिवॉल्ट को किस तरह से तोड़ा गया। मेरठ इंसिडेंट से पहले, मेरठ की जो घटना हुई, इसके पहले 2-3 बार ऐसा हुआ था। एक तो आपका फरवरी 1857 के अंदर एक थोड़ी बहुत म्यूटिनी हुई थी, सिपाहियों ने थोड़ा बहुत विद्रोह किया था। जब मेहरामपुर नाम की जगह थी, वहां पे उनका मानना नहीं था कि ये जो नई आपने जो बंदूक इस्तेमाल में उपयोग में ला रहे हो वो हम लोग नहीं यूज करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट दे प्रोटेस्टेड, उनको दबा दिया जाता है। अगेन 34th नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे, मैंने आपको बताया कि ये जेंटलमैन इसके साथ जुड़े हुए थे, एंड वो लोग भी यहाँ पे रिवॉल्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भी विद्रोह लाने की कोशिश करेंगे। 6 अप्रैल को इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनको फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड के तहत ही आपको देखने को मिलता है। अभी बैकग्राउंड के अंदर एक तो आपका एनफील्ड राइफल का मुद्दा तो चल ही रहा था, दूसरा मुद्दा चल रहा था वो था आपके जो आपका जो आटा था, जो यहाँ पे इनकी जो रेजिमेंट के अंदर सप्लाई किया जाता था, वहां पे एक अफवाह चल गई कि यहाँ पे आपने जो हड्डियों का पूरा जो पाउडर है वो भी आप आटे के अंदर मिक्स कर रहे हो। So the soldiers who were feeling the pressure of the whole British rule, और हमारे सोल्जर्स ऑलरेडी एक एनफील्ड राइफल के कारण यहाँ पे चिंता में थे कि यहाँ पे हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, साथों साथ इसने थोड़ा बहुत आग के अंदर घी डालने का काम कर दिया। एक इंट्रोडक्शन ऑफ राइफल, मैंने बताया कि एनफील्ड राइफल वाज वन ऑफ द रीजंस, और इसके कारण भी ये पूरा का पूरा क्रांति हुआ था। एनफील्ड राइफल के अंदर यही था कि इसकी जो राइफल की जो गोली हुआ करती थी, जो कार्ट्रिज हुआ करती थी, उसको आपको एक बार चबाना पड़ेगा। चबाने के बाद आपको उसके अंदर उसका जो बैरल होगा उसके अंदर पुल डालना पड़ेगा, देन यू आर सपोज टू फायर। ओके, अभी मुद्दा ये हो रहा था कि इसकी जो राइफल का जो ग्रीस था, वो ग्रीस, इसके ऊपर का जो कोटिंग था, वो कोटिंग 2 जानवरों की चर्बी से बना हुआ था, ऐसा बोला गया। एक चर्बी थी आपकी जो सुअर की चर्बी है, दैट इज द पीक फैट, एंड सेकंड वन वाज मेड अप ऑफ बीफ। सो दोनों चीज एक के लिए बहुत प्योर है। हिंदुइज्म के लिए बोला जाता है कि जो जितने भी हिंदू सोल्जर्स थे, दे थॉट कि यहाँ पे आपने बीफ का पूरा फैट इस्तेमाल किया है, विच इज वेरी प्योर फॉर अस। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए द पीक फैट इज हराम, तो वो इम्प्योर बोला जाता है। तो दोनों की दोनों कम्युनिटी जो थी, यहाँ पे जो सोल्जर कम्युनिटी थी, उसके जितने भी फियर्स थे, उसने एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ यहाँ पे इनको तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, एंड एज ए रिजल्ट जब यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उनको लगा कि उनका जो धर्म है वो खतरे के अंदर जा रहा है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। सो जनरली हम लोग यही ट्रेंड देखते रहते हैं कि भाई एनफील्ड राइफल के कारण ही
यहाँ पे पूरा का पूरा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ओके, सो दिस वाज द एनफील्ड राइफल। यहाँ पे ग्रीस कार्ट्रिज था, यहाँ पे चबाना पड़ता था, चबाने के बाद आपको अंदर डालना था एंड देन यू आर सपोज टू फायर। ओके, अभी ये जो चबाने वाला जो केस था, वो चबाने वाले केस के अंदर मैंने बताया कि एक तो आपकी बीफ एंड सेकेंडली पीक फैट, ये दोनों की दोनों ऐसी चीजों से बन रहा था जो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के जो रिलीजन थे उसके विपरीत जाने वाला केस था, और यही विपरीत के कारण इन्होंने यहाँ पे क्रांति करने की कोशिश की है। ओके, सो एनफील्ड राइफल का जो फाइनेस्ट एग्जांपल हमको जनरली देखने को मिलता है वो है 1857 के रिवॉल्ट के कारण। बैकग्राउंड के अंदर यही है कि फाइनली 24 अप्रैल को यहाँ पे जो आपकी जो थर्ड नेटिव कैवलरी होगी वो ये एनफील्ड राइफल यूज करने के लिए मना कर देगी। यही इसमें से ही आपके मई 3 के आसपास तक आते आते आपके अवध रेजिमेंट जो होंगे वो इसके ऑर्डर्स डिफाई कर देंगे कि हम लोग भी आपकी ये राइफल को यूज नहीं करेंगे। फाइनली ऑन May 9 ऑलमोस्ट 85 मैन वर डिस्पीस, और इसमें से 10 लोगों को इन्होंने 10 साल की इम्प्रिजनमेंट के अंदर डाल दिया था। एंड इसके बाद जब 10वीं मई आ जाती है तो यहाँ पे ये लोग जितने भी लोग इम्प्रिजन किए गए थे करीबन 80-90 लोग को, उनके ही साथी लोग छुड़ा देते हैं। छुड़ाने के बाद ये लोग रिवॉल्ट कर देंगे, और रिवॉल्ट करने के बाद 11 मई को ये लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे, और फाइनली बहादुर शाह जफर को आपके शहंशाह हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ इंडिया बनाने के पीछे ये दौड़ लगा देंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था 1857 के रिवॉल्ट का। Dates are not much important except 11th May 1857, which was the most important date with respect to 1857. ये पीछे वाला तो मैं आपको खाली बैकग्राउंड बनाने के लिए बता रहा था कि ये दिन क्या क्या हुआ। फरवरी महीने से शुरुआत हो गई थी। इवन ब्रिटिश रूल के अंदर अगर आप सिपाही म्यूटिनी को देखोगे तो 1806 के आसपास ही वेलोर नाम की जो जगह थी वहां पे भी म्यूटिनी होती है। सो द म्यूटिनीज वर नॉट न्यू विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश रूल। व्हेनेवर दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट न्यू थिंग्स इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे लोगों ने कोई ना कोई वेज बना के इसका रिवॉल्ट या विद्रोह करने की कोशिश की है। ओके, तो कंटिन्यूअसली आपको ये डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता रहता है। ओके, फाइनली जब ये रिवॉल्ट दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली के बाद बहादुर शाह जफर को यहाँ पे आपका शहंशाह हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। एंड लेटर ऑन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के अलग अलग विस्तार के अंदर इसका फैलावा होता देखने को मिलेगा। ओके, बैकग्राउंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेशन हमको बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर देखने को मिलेगा। इन दिस रिवॉल्ट विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द किंग्स, विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्वींस। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी जो पूरी की पूरी जो सत्ता थी वो हथिया ली थी, सब्सिडरी अलाई इनको बना दिया था, तो इनको बुरा लग रहा था। तो जब मौका मिला कि अंग्रेज थोड़े कमजोर हो रहे हैं तो दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। सेकेंडली देयर वाज पार्टिसिपेशन सीन फ्रॉम द जमींदार्स। यहाँ पे आप जो विद्रोह देखोगे, हम लोग जब इसको एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस के अंदर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो जमींदार वर्ग था, जो ठेकेदार वर्ग था, वो भी यहाँ पे भाग लेता है। ओके, तो बोलते हैं कि हम भी लड़ेंगे अंग्रेजों से। बोले हम लोग की भी दो हाथ करने दे दो, मौका मिला है चौका मार देंगे। Secondly, you will also see the civilians, peasants and the workers, they also participated into this revolt. इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम समाज के जो भी आपके जो धर्म गुरु होंगे वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट। सो इम्पोर्टेंट हमको ये देखना है कि राइट फ्रॉम द रूलिंग क्लास एंड टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लोअर सेक्शन के अंदर कौन आता है? आपका मजदूर वर्ग। लोअर सेक्शन के अंदर आपके आते हैं आपके किसान, आपके आते हैं सिविलियन। ऑल दिस पीपल पार्टिसिपेटेड इनटू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऐसा नहीं था कि एक ही स्टेग्नेशन या एक ही एस्पेक्ट के खाली लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। रूलिंग क्लास एज वेल एज ए कॉमन मैन पार्टिसिपेटेड इनटू द रिवॉल्ट। ये आपका किसान जो होता है वो भी बोल देगा जय जवान जय किसान, मैं भी कूद पड़ूंगा यहाँ पे। ओके, सो बैकग्राउंड के अंदर हमको देखना है कि पार्टिसिपेशन कहां से किस तरह से शुरुआत हुआ था। ओके, सेकेंडली पार्टिसिपेशन का एरिया भी अगर आप देखोगे तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग को इसको तोड़ के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हम लोग इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, और हम लोग को सबसे मेन मुद्दा जो खंगोलना है वो है रीजंस फॉर द रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ? 1857 की क्रांति क्यों? फर्स्ट, जनरली इसके अगर आप रीजंस देखने की कोशिश करोगे, whenever you try to find out the reasons behind the 1857 revolt, the reasons are classified into two aspects. One is the immediate reasons, तत्कालीन कारण, और दूसरे आपके जो बनते हैं वो है फंडामेंटल रीजंस या मूलभूत कारण। तत्कालीन कारण आपको जनरली हमने अभी तक पढ़े हैं, वो तत्कालीन कारण के अंदर आपको देखने को मिलता है वो है आपकी ग्रीस कार्ट्रिज। ग्रीस कार्ट्रिज एक ऐसी सिस्टम थी जिसके तहत हमारे जितने भी
सोल्जर्स से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे जितने भी आपके जो डिफेंस क्लास की जितने भी एस्पेक्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट हमने देखा कि पार्टिसिपेशन ये रिवॉल्ट के अंदर आपके प्रिंसली स्टेट्स का होता है, यहाँ पे रानियों का होता है, साथों साथ यहाँ पे वर्कर्स का होता है, पीजेंट्स का होता है और मुस्लिम कम्युनिटी का भी होता है। तो अगर आप देखोगे कि सोल्जर्स ने तो पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनको ये ग्रीस कार्ट्रिज के कारण बुरा लगता था एंड दे डिड नॉट लाइक दिस च्यूइंग ऑफ दिस होल ग्रीस कार्ट्रिज और इन्होंने विद्रोह कर दिया। चलो एक बेस हो गया। हमको देखना यह है कि बाकी सारे समाज के जितने भी और वर्ग थे उन्होंने क्यों भाग लिया ये विद्रोह के अंदर। जब इसको हम लोग खगोलने की कोशिश करेंगे व्हाई द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट इनटू दिस रिवोल्ट, तो वहां पे हमको देखना है वो है मूलभूत कारण। ये ऐसे कारण हुआ करते थे जो एकदम तुरंत ही नहीं आए थे अस्तित्व के अंदर। इनकी देखोगे तो जब से ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर शुरू होता है ये सब के सब कारण उभर के आ रहे होते हैं। दिस फंडामेंटल रीजंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पॉलिटिकल रीजंस, राजकीय, साथों साथ आर्थिक और व्यवसायिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, साथों साथ यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी उभर के आएंगे जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और आपके मिलिट्री रीजंस, ऑलरेडी मैंने जो ग्रीस कार्ट्रिज वाला केस बताया वहां से भी एक एस्पेक्ट निकल के देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बाहर के इवेंट्स हुए थे, वो बाहर के इवेंट्स ने भी इन्फ्लुएंस कर दिया। ऐसा नहीं था कि हम लोग खाली वैक्यूम के अंदर जी रहे थे, वैक्यूम के अंदर रह रहे थे। तो देयर वर सम आउटसाइड इवेंट्स व्हिच आल्सो इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, तो इमीडिएट रीजन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है ग्रीस कार्ट्रिज। और हम लोग एक एक करके अब जितने भी आपके मूलभूत कारण जो है, आपके जो मेन पॉलिटिकल रीजंस है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट वर द मेन फंडामेंटल रीजन? द फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल कॉज। राजकीय रूप से ऐसी क्या घटनाएं हो गई जिसके कारण आपके बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े रानियों ने भाग लिया। पहला जो आपका जो मुद्दा समझ में आता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। जितना हो सके आप पावर को कैप्चर कर लो, जितना हो सके आप पावर को कंट्रोल में रखो। और यही इफेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया कि कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू रूल ओवर होल इंडिया। जब आप यहाँ पे भारत के अंदर अपना साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे होगे तो भारत के राजाओं को पसंद आएगा? Will the people of India like, will the king of India like कि यहाँ ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं? The Britisher tried to control the Indian princely states in very effective way। और जब यहाँ पे कैप्टन रसल जैसे लोग बोलते हैं कि I want to rule over whole of India, ये लोग नई नई ट्रीटीज लेके आते हैं, सब्सिडरी अलायंस। अब आप देखिए कि हमने ये पूरी की पूरी ट्रीटीज पढ़ी थी। सब्सिडरी अलायंस कराओगे तो आपके राजा को पसंद आएगा कि मेरे को सब्सिडरी अलाय बना दिया? Do you think that the king will write कि उसको सब्सिडरी अलाय बनाया गया है? He will never write this thing. When the Britishers started implementing this treaty of subsidiary alliance, the kings were never signed this thing in a wholehearted way. यहाँ पे जितने राजाओं ने ये सहायक संधि की जो पूरी की पूरी यहाँ पे दस्तखत की होगी वो राजी खुशी थोड़ी की होगी। तो इनको ये चीज पसंद थी कि ये सहायक संधि हमारे विरुद्ध में है। दी सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी की गई है दैट इज नॉट राइट। और जब यहाँ पे 1857 के अंदर जो आपका सेंट्रलाइज जो ढांचा जो था, when the Britishers became weak and they saw the opportunity, तो ये लोग कूद पड़ते हैं। The Indian kings participated behind the revolt of 1857। अगर उसके आप कारण देखोगे तो उसमें आपको सबसे पहला कारण देखने को मिलता है सब्सिडरी अलायंस। यहाँ के जितने भी राजा थे उनको पसंद नहीं आ रहा था तो उनको आपने सहायक संधि बना दिया है, उनको सहायक संधि के तहत ले लिया है। तो जब उनको मौका मिला तो इन्होंने चौका मार दिया। सेकेंडली, यहाँ पे भारत के जितने भी राज्य थे उनको आप अनेक्स कर रहे हो, आप आके अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज ला रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ऐसी ऐसी नीति लेके आया कि भारत के जितने भी नेटिव स्टेट्स है उनको आपने पूरा का पूरा निकाल ही दिया भारत के नक्शे में से। एंड व्हेन द स्टेट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया दे डिड नॉट लाइक दिस। तो जब यहाँ पे यहाँ के राज्य के यहाँ के जितने भी राजा थे, जितने भी रानी थे, उनको जब हटाया जाता था सत्ता के ऊपर से तो उनको पसंद नहीं आ रहा था। एंड एज ए रिजल्ट इन 1857 जब आपके जितने भी सिपाही लोग थे उन्होंने जब विद्रोह किया तो ये लोग राजा लोग भी उनको सपोर्ट दे देते हैं। They did not like
that the farmers, the Britishers tried to annex the states. The Britishers tries to implement the doctrine of lapse, और doctrine of lapse के तहत उनकी जितनी भी सत्ता थी वो दूर करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ने जब इसको दूर करने की कोशिश की तो इनको जब मौका मिला तो इन्होंने चौका मार दिया। ओके, तो ये हमने दूसरी ट्रीटी देखी थी, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दोनों के दोनों आपके कारण बनते हैं 1857 के विद्रोह के पीछे। तो अप टिल दिस टाइम हम लोग जो देख रहे थे, ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकम्स द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई है वो वैक्यूम के अंदर नहीं होती है। वो वैक्यूम के अंदर इसके लिए नहीं होती है क्यों कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो राज कर रहे थे उसी का ही वो कारण बन जाता है, उनका ही रूल कारण बन जाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के फार्मर्स, यहाँ के किंग्स, यहाँ के वर्कर्स सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग अभी देख रहे हैं वो है पॉलिटिकल कॉजेज, और पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर मैंने आपको बताया कि लगान के राजा जी भी यहाँ पे कूद पड़ते हैं रिवॉल्ट के अंदर। The reason behind the Rajaji of Lagan jumping into the revolt of 1857 was he didn't like he was made the subsidiary ally. उसको यहाँ पे जब सहायक संधि बना दिया जाता था तो राजा को पसंद नहीं आया। लेटर ऑन डेलहौजी तक आ जाते, राजा उसको हटा देगा और बोल देगा कि तेरा कोई वंशज नहीं है तो मैं आपके राज्य का विलय कर देता हूँ। एंड एज अ रिजल्ट द किंग वॉज लेफ्ट विदाउट एनी स्टेट एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर। एंड व्हेन ही रियलाइज कि 1857 का समय है, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ब्रिटिशर्स को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो ये लोग भी कूद पड़ेंगे आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के साथ साथ। व्हेन द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन स्टार्टेड, द एक्सटेंशन ऑफ नेटिव इंडियन स्टेट्स टुक प्लेस। यहाँ के जितने भी आपकी रियासतें थी उनका पूरा का पूरा भारत के अंदर से निकलना हो जाता है, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व मिट जाता है। और जब अस्तित्व मिटने की बात आती है, देन यू रियलाइज कि यहाँ पे जब मौका मिला तो इन्होंने चौका मारने की कोशिश की। सो कंटिन्यूअसली आपको पॉलिटिकल रीजंस के अंदर देखने को मिलता है कि जो अभी तक का ब्रिटिश रूल था वही ब्रिटिश रूल आपका 1857 की जो विद्रोह था या 1857 की जो क्रांति थी उसके विरुद्ध में ये लोग थोड़ा कूदने की कोशिश करेंगे। एक रीजन मैंने आपको बताया, जब आपकी रानी बोलती है कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। What was this whole objective about this? जब रानी बोलती है, ये रानी की झांसी का फोटो कोई सीरियल आती थी स्टार प्लस के ऊपर, तो वहां से हमने उठाया है। रानी की झांसी का फोटो नहीं मिला हमको, सो यस, जी टीवी के ऊपर आती थी। ओके, झांसी की जी टीवी के ऊपर आती थी। यहाँ पे भी है हमारा नेहरू नगर के पास। ओके, सो व्हेन शी सेज मेरी झांसी नहीं दूंगी, what was the objective of her saying मेरी झांसी नहीं दूंगी? When Dalhousie and his colleagues were trying to annex the state of Jhansi, on what pretext? On the pretext of doctrine of lapse. बोले तुम्हारा कोई वंशज नहीं है और तुम कोई एडॉप्टेड सन को हम लोग सत्ता के ऊपर बैठने की अलाउ नहीं करेंगे। So they started annexing the states of Jhansi, and as a result, the Rani of Jhansi, जहाँ की जो लक्ष्मीबाई जो रानी थी वहां भी वो कूद पड़ती है विद्रोह के अंदर, और कूदने के पीछे क्या बताती है कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। शी सेज कि भाई मेरी झांसी नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मेरा स्टेट है वो एनेक्स कराना नहीं चाहती। सो ऑल द इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स ऑन वन साइड और द अदर साइड, यू विल रियलाइज कि उनके पीछे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस, अपने सहायक संधि और ये जो खालसा नीति की जो अलग अलग पॉलिसीज लेके आए थे, वही रिस्पॉन्सिबल बनती है यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट। सो पॉलिटिकल कॉजेज की जब बात होती है, आपके जब राजकीय कारण की जब बात होती है, तो उसके अंदर आपको ये मुद्दा देखने को मिलता रहता है। फाइनली हमने ये भी देखा कि यहाँ पे मुस्लिम क्लेरिक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एक देखने को मिलता है वो है फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स गेटिंग हर्ट ड्यू टू इल ट्रीटमेंट गिवन टू बहादुर शाह को। डलहौजी से पहले तक आते आते जितने भी आपके देखो, ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। द ब्रिटिशर्स टिल 1830s and 1820s they never proclaimed they were the king or the Badshah of India. They never proclaimed themselves. Because that time they wanted to maintain the legitimacy. Legitimacy क्या थी कि यहाँ पे एक मुगल शासक हुआ करता था। हमने देखा कि 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद मुगल शासक या मुगल डायनेस्टी वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दी गया। But the emperor or the king used to rule from which place? That was the लाल किला, आपका जो रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहां was the one. Okay. So इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर शाहजहां का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, हम लोग देखते रहेंगे किस तरह से उसकी शुरुआत होती है। अब देखिए कि 1857 के अंदर 1856 के आसपास की बात है, जब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी था, और डलहौजी ने एक नीति जो मैंने आपको बताया, जो खालसा नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और
आपकी जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के तहत उसने बोल दिया कि आज के बाद, बहादुर शाह जफर के बाद, भारत के अंदर कोई शहंशाह हिंदुस्तान नहीं होगा। देयर विल बी नो मोर एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखिए कि यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, दे यूज्ड टू सी द person who is sitting in Delhi at Red Fort is the legal ruler of the Muslim community in India। यहाँ पे जो मुस्लिम समाज था उसका एक बहुत ही लेजिटिमेट और उसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उसको देखने को मिलता रहता था। When the Dalhousie said कि यहाँ पे आज के बाद कोई शहंशाह हिंदुस्तान नहीं होगा, सेकेंडली बोल दिया कि भाई साहब ये लाल किले के अंदर बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा को हम लोग यहाँ पे रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। The king would be thrown out from this Red Fort। So as a result, the Muslim community in India felt bad कि why the Britishers are giving ill treatment to our emperor, और उसके बाद उसके जितने भी वंशज आएंगे उनको आप हटा दोगे। So as a result, when they saw the opportunity कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थोड़े बहुत वीक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके खिलाफ कुछ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, they also started demanding and they also jumped into this revolt। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन अलग अलग समाज के जो अलग अलग विभाग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो पार्टिसिपेशन के पीछे मुस्लिम समाज ने क्यों पार्टिसिपेट किया वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो थी इल ट्रीटमेंट की, यहाँ पे अच्छा बर्ताव नहीं करना, अच्छा बर्ताव नहीं करना। भारत के राजा जितने भी आपके जो शहंशाह हिंदुस्तान हुआ करते थे, एम्परर ऑफ इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट दे फेल्ट बैड एंड व्हेन दे सॉ द अपॉर्चुनिटी दे आल्सो रिवोल्टेड। तो राजकीय कारण के अंदर आपको ये कारण भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे दे डिड नॉट लाइक दिस थिंग। ओके, सेकेंडली हम लोग जब इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के अंदर जब बात करने की कोशिश करते हैं तो इनका भी बहुत सारा महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर अगर आप पुरानी चीजें याद करोगे तो पुरानी चीजों के दौरान जैसे आपकी हुआ करती थी रैयतवारी के अंदर बीच में आपका पीजेंट्स फार्मर को जमींदार को हटा दिया गया था। सो इसके पहले जो जमींदारी सिस्टम थी वहां पे बीच में जमींदार हुआ करता था, ऊपर अंग्रेज हुआ करता था और सबसे नीचे आपका टिलर या पीजेंट हुआ करता था। एंड दिस जमींदार यूज्ड टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो जब अंग्रेज यहाँ पे जमींदार को हटा देंगे तो उसको पसंद आएगा कि भाई मुझे हटा दिया है। डू यू थिंक दैट द जमींदार वुड, अमरीश पुरी को पसंद आएगा कि यार चलो मेरे को हटा दिया है, मुझे जो पैसा कमाना मिल रहा था वो बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, किसान के भले के लिए किया। नॉट अ सिंगल पर्सन वुड लाइक कि यार मुझे मेरी पोस्ट से हटा दिया गया है। सेकेंडली आपके जो फार्मर्स है उनको पसंद आएगा कि यहाँ 90% आप लोग टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, जो भी था घास के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो। एनी कमोडिटी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड, हर एक के ऊपर आप टैक्स लिया जा रहे हो। मोर देन 50% वॉज टैक्स। यू आर नॉट गिविंग कंसेशन इन द टाइप ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। आपको जो भी चीजें यहाँ पे ब्रिटिश रूल के अंदर हम लोग देखते हैं, जो आर्थिक कारण या इकोनॉमिक पॉलिसीज, देखिए पुराने क्लासेस की आप स्लाइड्स उखाड़ के देखोगे तो हर एक के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज देखने को मिलती है। ऑल दिस थिंग्स जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो किया गया था यहाँ के अंदर, यहाँ के पीजेंट को हेवी टैक्सेशन देना पड़ता था। द पीजेंट्स वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। एक मैंने कारण बताया कि व्हाई द पीजेंट्स जंप, पीजेंट्स यहाँ पे कूदते ही इसके कारण है क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है। यहाँ पे दुगना लगान की बात हो जाती है, नई नई सिस्टम आ जाती है, रैयतवारी, महालवारी। वहां 50% आपका जितना भी उपज होगा उसमें से अंग्रेज लेके जाएगा। अभी उगता ही आपका 50 किलो है, उसमें से 25 किलो अंग्रेज लेके जाएगा, तो खाएगा क्या? What will the farmer eat? What will the farmer consume? How will he be able to manage his own family? तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम थी, रैयतवारी होगी, महालवारी होगी या आपकी जमींदारी सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग अगेंस्ट द पीजेंट कम्युनिटी इन इंडिया। यहाँ पे जितने भी आपकी जो पीजेंट कम्युनिटी थी, यहाँ की जो खेती करने वाली जो पूरे के पूरे वर्ग था, उसके विरुद्ध में जा रही थी। तो जब 1857 के अंदर फार्मर शुरुआत कर, आपकी जो सोल्जर शुरुआत करेंगे, आपकी जो मिलिट्री के लोग होंगे, वो लोग जब यहाँ पे कूदते हैं तो आपको यह चीज जानने की बहुत हैरत की नहीं होनी चाहिए कि पीजेंट्स ने क्यों उसको सपोर्ट कर दिया। The peasants never liked this। हमने देखा कि इसके पहले जितने भी आपके ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज थे उसमें भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज। आपके छोटे छोटे जो रिवॉल्ट्स हुए थे उसमें भी अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उसके विरुद्ध में जाके इन्होंने क्रांति की है, उसके विरोध में जाके इन्होंने पूरा का पूरा विद्रोह करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि पीजेंट कम्युनिटी को पसंद नहीं आ रहा था। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि जमींदार भी यहाँ पे जंप कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमींदार जो है उनकी जमीन छीन ली गई, रैयतवारी थी तो उनकी जमीन हाथ में आएगी अब उनको। पहले जमींदारी सिस्टम था तो दे वर द ओनर ऑफ द लैंड, दे वर द बॉसेस ऑफ दिस लैंड। व्हेन द रैयतवारी वाज इंप्लीमेंटेड, बीच में से पत्ता कट गया। उनका जब पत्ता कट गया तो उनको बुरा लग गया कि यार ये क्या हो गया। तो बिहार के अंदर बहुत सारे जमींदार ये क्रांति के अंदर कूदते हैं। उसके पीछे का कारण यही था। One of the reasons behind the zamindar jumping was the confiscation of the estates. यहाँ पे ये शीशे से शीशा टकराए करते रहेंगे, इनकी जमीन छीन ली गई। The land was confiscated by the Britishers just because they were not able to pay the land revenues. इनको भी दे रहे थे ना जमींदारी सिस्टम। अगर आप पुरानी स्लाइड्स उठा के देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि the land holding was made transferable as well as hereditary. हेरिडेटरी इसके कारण कि अमरीश पुरी के बाद आपका शाहरुख खान जमींदार तो बनता रहेगा। अगर जमींदार शाहरुख खान पैसा नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। एंड व्हेन द लैंड वाज कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज, दे डिड नॉट लाइक इट। अरे कल तक हम लोग जो जमीन के बॉस हुआ करते थे, 100 200 500 गांव के मालिक हुआ करते थे, रातों रात आपने नई सिस्टम इंप्लीमेंट की। नई सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद हमारी पूरी जमीन जायदाद आपने छीन ली। तो दे ऑल्सो डिड नॉट लाइक। तो ये लोग को जब मौका मिला 1857 के अंदर तो इन्होंने भी खुद ही मार दी। बोले ठीक है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, जो मिला वो मार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहता है कि जमींदार से क्यों पार्टिसिपेट किया, पीजेंट से क्यों पार्टिसिपेट किया। द पीजेंट्स वर आल्सो एक्सप्लॉइटेड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स। यहाँ पे जितने भी मनी लैंडर्स थे, मैंने बताया कि जो साहूकार वर्ग था, जो श्रॉफ का जो पूरा वर्क हुआ करता था, वो तो यही बोलता था कि मैं इंटरेस्ट पे पैसे दूंगा। इंटरेस्ट भी कैसा हुआ करता था, कमर तोड़, 50% 40% इंटरेस्ट रेट के साथ। द पीजेंट्स वर नॉट लाइकिंग द एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, दे वर वेरी मच एक्सप्लॉइटेड, एंड एज अ रिजल्ट जब इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो गया और जब आपके जो सोल्जर्स ने विद्रोह किया तो ये लोग भी पीछे के पीछे उसके साथ जुड़ गए। सो द 1857 रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सोल्जर कम्युनिटी। यहाँ के जो मिलिट्री मैन हुआ करते थे, आमिर खान, जो मंगल पांडे का आमिर खान था वो कूदता है, साथों साथ लगान का आमिर खान भी इसके पीछे कूद जाएगा और आपका देवदास भी कूद जाता है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दी मूवी कैरेक्टर्स यहाँ पे कूदते हैं। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस पीपल जॉइनिंग द रिवॉल्ट, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर ही हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पीजेंट्स की हाल क्या है। साथों साथ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, वो थे वर्कर्स। यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, उनकी हालत अच्छी थी भारत के अंदर। वर दी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स वर हैविंग एनी गुड थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश रूल। यहाँ पे जितने भी आपके जो हस्तकला के जो कारीगर थे, उनको तो बेरोजगार कर दिया था, उनको तो लैंडलेस लेबर बना दिया था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज, जब इनकी जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति के अंदर मैंने आपको बताया वो थी यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफे मुक्त व्यापार की नीति। जब एक तरफे मुक्त व्यापार की नीति, भारत का जो औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन वर्कर वाज लेफ्ट विदाउट एनी जॉब। तो ये चीज पता चलती है कि इनको भी जब मौका मिला तो ये लोग भी। सो व्हेन द पार्टिसिपेशन, किन किन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया वो हम लोग देख रहे हैं। पार्टिसिपेशन के अंदर हमने अभी तक देखा है वो है प्रिंसली स्टेट्स, बाय द किंग एंड द क्वींस पार्टिसिपेटेड। किंग एंड द क्वीन का पार्टिसिपेशन के पीछे हमने कारण देखे, वो है सब्सिडरी अलायंस, आपकी सहायक संधि, और साथों साथ जो आपकी जो खालसा नीति थी, इसके लिए रानी की झांसी बोलती है मेरी झांसी नहीं दूंगी। साथों साथ हमने ये देखा कि क्यों यहाँ के जो किसान वर्ग था वो पार्टिसिपेट करता है। किसान यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऐसी थी। साथों साथ यहाँ पे जो आपके जमींदार हो गए वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पीछे मैंने बताया कि उनकी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। द पीजेंट्स वर आल्सो एक्सप्लॉइटेड। साथों साथ यहाँ के वर्कर्स क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों? क्योंकि द वर्कर्स वर एसेंशियली लेफ्ट जॉबलेस। तो खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ मिला नहीं, यहाँ पे कुछ क्रांति हो रही थी, ये लोग भी कूद पड़ते हैं। कूदने के पीछे कारण क्या था, वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत का भी औद्योगिकरण नहीं होता अगर ब्रिटिश अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करते और इंडिया की साइड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर एटलीस्ट वर्कर्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है और कुछ नहीं होता, तो इन्होंने एजिटेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर दिया। फॉर एनी पार्टिसिपेशन और मूवमेंट यू विल सी मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु विल बी पार्टिसिपेटिंग। आज की तारीख में भी बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, वहां आपको जॉबलेसनेस देखने को मिलती है। वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द एजिटेशन इज जॉबलेसनेस। अगर आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा और नौकरी नहीं होगी
तो आपको ये चीज देखने को मिलती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज खड़े हो गए। यहाँ पे भी यही हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास रोटी कपड़ा मकान रहा नहीं था, जॉब भी नहीं रही थी, नौकरी नहीं रही थी, पैसा नहीं आ रहा, तो करेंगे क्या? तो कुछ लोगों ने एजिटेशन करना शुरू किया, तो ये लोग भी कूद पड़ते हैं। सो ऑल द पीपल, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारत के वर्ग के अलग अलग जितने भी भारत के समाज के अलग अलग वर्ग थे, वो सब के सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे कंपनी की जो एक्टिविटीज थी वो भी कुछ प्योर नहीं थी, वहां अंडर टेबल चलता रहता था। तो रैम्पेंट करप्शन वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे एकदम क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता था। ओके, आरटीआई वाटीआई जैसे रूल्स हुआ करते थे, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ करता था। सो द कॉमन मैन जो था आपका, जो आम आदमी था, उसको भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी, तो इन्होंने भी जंप मार दी। ओके, सेकेंडली, इंडियन सोल्जर्स और इंडिया के सिविल सर्वेंट्स जितने भी थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको सैलरी कम दिया गया। दे वर नॉट गिवन गुड सैलरी, इनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, इनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन इनकी पोस्ट नहीं पड़ी थी। द इंडियन सोल्जर्स कैन नॉट राइज बिहाइंड अ पर्टिकुलर रैंक। तो जब ये लोग बोलते हैं कि यार इतना काम कराते हो और पैसे भी नहीं देते और हमको प्रमोट भी नहीं करते, सो ऑल दिस थिंग्स फॉर ग्रीवेंसेस, और ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म अंग्रेजों ने रखा नहीं। When the Britishers could not have this grievance redressal mechanism, 1857 के अंदर आपका रिवॉल्ट हो जाता है। So Indian peasants के साथ साथ Indian soldiers, Indian common man, Indian people who are working into the British administration, ये सब के सब यहाँ पे भाग लेंगे। The reason behind their participation is the discrimination, discrimination के साथ corruption, और corruption के साथ साथ इनके साथ जो आपकी जो promotion और जो seniority का जो aspect हो रहा था, वो भी इनको हुआ। So peasants, farmers, वर्कर्स, कॉमन मैन एज वेल एज मिलिट्री मैन, ये क्यों क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हम लोग रीजंस देख रहे हैं। रीजन के भाग रूप में ही हम लोग यहाँ पे, जब आपके कार्ल मार्क्स होते हैं तो कार्ल मार्क्स लिखते हैं 1853 के अंदर कि इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील। कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने आके ही पूरी की पूरी जो यहाँ की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इसको तोड़ा था। और मैंने आपको बताया ना कि कार्ल मार्क्स वाज वन सच पर्सन हु वाज ट्रूली ग्लोबलाइज्ड सिटीजन, कि ही वाज अ जर्मन नेशनल who used to live in London, write for New York Times, and the topic was India. Okay, तो पक्के एकदम ग्लोबलाइज सिटीजन की तरफ रहने वाले इंसान थे, और उसके तौर के ऊपर ही ये पूरा का पूरा ये लिखते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीजें लिखी जाती है और एनालाइज की जाती है। 1853 के अंदर ही कार्ल मार्क्स ये चीज लिख देते हैं कि इंडिया की जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके पीछे अंग्रेज जिम्मेदार थे। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, अब देखिए कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आज से थोड़ी इंप्लीमेंट करनी शुरू की। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज they implemented by 1790s itself, 1790 से ही शुरू हो गया था जमींदारी प्रथा एंड ऑल दिस थिंग्स। इन 1790 से लेके 1857 तक आते आते ये प्रेशर कुकर वाली थियरी है। आपने क्या किया कि स्टीम को जाने नहीं दिया। इफ यू नॉट अलाउ द स्टीम टू पास, तो क्या होता है, कुकर ब्लास्ट हो जाता है, बॉयलर वाला केस है ना। सो द सेम थिंग हैपेंड इन 1857। आपने क्या किया कि एक कथा शासन कर रहे हो, यू आर रूलिंग ओवर दिस कंट्री विथ अ वेरी आयरन हैंड, and you are not having any kind of flexibility, you are not having any say of Indian people into administration। और जब भारत के लोगों का यहाँ पे कोई ना कोई से नहीं रहता, तो ये लोग जब एक के बाद एक पार्टिसिपेट करना शुरू कर। Seeing the fundamental reasons, and fundamental reasons के अंदर हमने अभी तक political reasons and economic reasons देख लिए हैं। Economic reasons and political reasons, हर एक चीजों के ऊपर मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी तक की जो ब्रिटिश रूल के तहत, वही आपके कारण बनते। तो ब्रिटिश रूल ने यहाँ पे, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो तीन चार जो भी तिकड़म आजमाए, they also became, they were one of the reasons behind the revolt of 1857। So 1857 में आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि आइसोलेशन में नहीं हुआ, जो होता है वो ब्रिटिश रूल के दौरान ही उसकी शुरुआत हो जाती है। सो वो चाहे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हो, या ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसीज हो, या ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी का मतलब आपकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू द ब्रिटिश थ्रेट एंड ब्रिटिश अथॉरिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे सब्सिडरी अलायंस कब से शुरुआत हो गई थी? 1798 से अगर ऑफिशियली देखोगे तो 1798 से लेके 1857 तक आते आते यहाँ के भारत के जितने भी राजा थे और जितने भी रानी थी, जितने भी जो भी रूलिंग स्टेट्स थे या रूलिंग पावर्स थे, उनके साथ अन्याय होता रहा। And as a result, when the discrimination went beyond the tolerable limit, आपकी जितने भी सहन करने की जो क्षमता थी
उसके विपरीत जब चाली जाती है आपका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये सबके सब कूद पड़े। तो 1857 तो खाली एक बहाना था। जो सिपाही म्यूटिनी जो हुई थी, आपके जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, वो तो खाली एक बहाना था कूद मारने का वहां के। बट उसके पीछे जो मैंने बताया कि जो प्रेशर कुकर की जो थियरी चलती रहती थी, वो 1798 से ही शुरू हो गई। 1798 के अंदर जब इंडियन स्टेट्स को आपने सब्सिडरी अलाय या सहायक संधि के तहत जोड़ना शुरू कर दिया, 1840 से आते आते आपने उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो 7-8 साल के अंदर जब मौका मिला तो सबके सबने चौका मारने की कोशिश कर दी। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के अंदर अगर जब बात होती है, या पॉलिटिकल रीजंस के अंदर बात होती है, या इकोनॉमिक रीजंस के अंदर बात होती है, तो पुराने जितने भी हमने क्लासेस के अंदर जो भी पढ़ा है, उसी का ही पूरा का पूरा जो रिवाइंड होगा, वो रिवाइंड कारण के ऊपर बन जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट के तौर के ऊपर बनेगा। Whatever we have learned in the last classes became the causes, and the effect was seen in the revolt of 1857 revolt. Okay, तो ये आपकी इफेक्ट की तौर के ऊपर बनती रहेगी। साथों साथ तीसरा जो कारण जो जानने को मिलता है, वो है आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। आपकी जो सामाजिक और जो धार्मिक कारण है, वो भी यहाँ पे आपका एक कारण बन के उभर के आएगा 1857 के अंदर विद्रोह। एक चीज याद रखिएगा कि द ब्रिटिशर्स ऑलवेज सॉस विद द स्पिरिट ऑफ रेशियलिज्म। रेसिज्म और जो नस्लवादी जो टिप्पणी होती रहती है, वो हमारे ऊपर होती रहती है। एक तो पहले बोलते थे कि हम लोग गोरी चमड़ी वाले हैं, ये लोग अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले हैं। ओके, तो दे वर हैविंग दिस होल केस कि ये लोग सिविलाइज्ड है, सिविलाइज होने के नाते यहाँ पे इनके पास गोरी चमड़ी है, तो आपके पास जो ब्राउन स्किन है, तो उसके कारण आप पसंद नहीं करते हो। सेकेंडली, यहाँ पे हम लोग को एकदम कंटेम्प्ट की तौर के ऊपर देखा जाया करते थे, वो चाहे हिंदू हो और मुस्लिम हो। तो यही बोला जाता था कि इंडियन पीपल आर व्हाइट मैन्स बर्डन, बोले गोरे लोगों का बोझ हो आप, तो बोले हम आपको सुधारने आए हैं, हम आपको सिविलाइज करने आए हैं। अभी भारत का आदमी बोलेगा कि भाई हम जैसे हैं वो ठीक है। व्हाट इज द होल पॉइंट कि आप हमको, मतलब एक तो हमने आपको बुलाया नहीं, आप बिन बुलाए आ गए यहाँ पे, और आने के बाद हमको सुधारने के लिए बैठे हो। अगर आप मुझे इन्वाइट नहीं करते और मैं लेक्चर लेना शुरू कर दूंगा, तो कितने लोग बैठोगे यहाँ पे? कोई नहीं बैठेगा, बोले निकल यहाँ से। अभी ठीक है, मुझे कोई ना कोई इनवाइट करता रहता है 10 पीपल से, तो आ जाता हूँ, और आके उसके बाद मैं आपको ठीक है परेशान करना शुरू कर दूं, तो यू विल नेवर लाइक इट। तो आप में से एक आध आदमी विद्रोह करेगा, सबके सब जुड़ जाएंगे, बोले मोटे को भगाओ यहाँ से। सो पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट स्टार्टेड विद ब्रिटिशर्स एंड दिस बिकेम अ रीजन। सिंपल एस्पेक्ट था कि यहाँ पे जो नस्लवादी टिप्पणी की जाती थी, साथों साथ व्हाइट मैन्स बर्डन बोला जाता था, हम लोग को पसंद नहीं आता था। सो दिस स्टार्टेड 1757 के बाद इनके पास जब पॉलिटिकल रूल आ गया, व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस इन अ पॉलिटिकल वे, 1757 से लेके 1857 तक इन्होंने बहुत ही एक पकड़ बनाने की कोशिश की। तो भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश की है, भारतीय समाज के ऊपर नस्लवादी टिप्पणी की है, ये सब चीज चलता रहता था। साथों साथ दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इनटू दी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स। आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, मैंने बताया ना कि सन्यासी रिबेलियन सबसे पहला वाला देखा। वहां क्या था कि सन्यासी लोग थे, सन्यासी लोगों को उनको था कि भाई मुझे जंगल में जाके पूजा करनी है, उसको नदी में डुबकी मारनी है, मेरे पाप धुल जाएंगे। ऑल दिस थिंग्स वर रिलेटेड टू देयर कस्टम्स एंड द ब्रिटिशर्स केम, बोल दिया कि आप जंगल में नहीं जाओगे, फॉरेस्ट लॉज आ गए, आप नदी में नहीं जाओगे, आप पॉल्यूट कर देते हो। एंड एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट लाइक दिस थिंग। तो जब आप इंटरफियर करते रहते हो सामाजिक और धार्मिक कारण से, ऊपर से आपने इंटरफियरेंस करते करते एक एक्ट ला दिया जिसका नाम था लैक्स लॉ किया। मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो था इसको रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी बोला जाता है। इसका रिपोर्ट जो था 1840s में तैयार हो गया था, लैक्स लॉ की रिपोर्ट, और इसको इम्प्लीमेंट करा गया 1850s के आसपास। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अंडर दिस लैक्स लॉ की एक्ट या रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी कहा जाता है, कि जब 1813 के अंदर इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करना शुरू कर दिया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आप याद करिए। Under the Charter Act of 1813, the Christian missionaries were allowed to profess, propagate and settle in India, और आपकी क्रिश्चियनिटी को जितना भी आप मिशनरीज के थ्रू आपको बढ़ावा देना है दे सकते हो। होता ऐसा था कि धर्मांतरण के दौरान यहाँ पे इनका जो टारगेट था वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। सो इन्होंने देखा कि वाई दी पीपल ऑफ इंडिया नॉट कन्वर्टिंग, तो इनको एक रीजन समझ में आ रहा था, वो था कि भारत का जो समाज है ना, वो कन्वर्ट नहीं करने दे। अभी रिलीजन या आपका ईमान जो फेथ है, आपका जो आईन जो है, वो आपकी एक पर्सनल चीज हो जाती है। जैसे कोई आदमी आया और मुझे बोला कि भाई ये जो धर्म है तो फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, और उसने मुझे कन्विंस कर दिया, और कन्विंस करने के बाद आई ऑल्सो पर्सनली फेल्ट कि
मुझे ये जो सामने वाला जो इंसान जो धर्म की बात कर रहा है और मुझे उसके तरफ वहां पे जाना चाहिए. सो आई थॉट ऑफ कन्वर्टिंग माई सेल्फ. बट होता ऐसा था कि जैसे ही मैं ये मुद्दा मेरी फैमिली के सामने रखता तो मेरी फैमिली मुझे पीछे लात मारती, बोले निकल यहाँ से. ओके, સિમ્પલ આસ્પેક્ટ હતું કે ધર્માંતરણની વાત કરવામાં આવે ત્યારે પેલા ઘરવાળા ના કે જાયદાદમાંથી બેદખલ કરી નાખીશું. ઓકે, કરવું હોય તો કરતા રહે, તો બાપા આવું કહી નાખતા. ઓકે, સો ધ સેમ થિંગ હેપન્ડ ઇન 1850s when the Lex-Loki Act was passed. Under the Lex-Loki Act, the religious converts, the person who converted into a different religion, were allowed to inherit the ancestral property. आपकी जो जमीन जायदाद हुआ करती थी उसको आपने एक आदमी जो धर्मांतरण कर देगा उसके तहत भी उसकी उतना ही हक बनेगा. इसके पहले होता ऐसा था कि अगर हिंदू आदमी क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दे तो उसका बाप उसको जमीन जायदाद से बेदखल कर देगा. अब होता है ऐसा है 1850 तक आते आते कि जब इनका टारगेट खत्म नहीं हुआ कन्वर्जन का और इन्होंने जो सोचा जिस हिसाब से कन्वर्जन नहीं हो रहा था, तो इन्होंने रीजंस आइडेंटिफाई किए. रीजंस आइडेंटिफाई करने के पीछे इनको ये लगा कि भारत का जो समाज है वो कन्वर्ट नहीं होने दे रहा. क्यों? क्योंकि फैमिली का प्रेशर था. आदमी को कन्वर्ट होना था पर प्रॉपर्टी से भी उसको उतना ही प्यार था. तो बापा भाग आपने छूटा पाड़वानी बात करे तो पाछल लात मारी देता था. सो दे डिड नॉट लाइक दिस थिंग. जब आपका बंटवारा करने की बात आई प्रॉपर्टी की तो आपका धर्म मना कर देता था. अगर आप अब धर्मांतरण करोगे तो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा. अंग्रेज कानून लेके आए, बोले लेक्स-लॉकी एक्ट. इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट. अंडर द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट द इंडियन कन्वर्ट्स वर अलाउड टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. आपकी जितनी भी जमीन जायदाद होगी वो आप वही के वही ले सकते हो, अपने बाप से मांग सकते हो. तो यहाँ पे जब इन्होंने ये परिवर्तन लाने की कोशिश की तो आज की तारीख में जो आपका ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का जो वर्क है वो उसको पसंद नहीं आता. 1950s के अंदर आप हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो पार्लियामेंट के अंदर बवाल मच गया था, इंक्लूडिंग द स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दे डिड नॉट लाइक दिस. दैट वाज द रियलिटी. बोले हाउ कैन यू गिव सो मच ऑफ राइट टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. उसमें भी जेंडर था, ये तो कम्युनिटी भी नहीं था. द सेम वे 1850s के अंदर जब ये लोग कानून वानून लेके आ रहे थे तो भारत का जो ऑर्थोडॉक्स समाज था उसको पसंद आएगा ये चीज, ट्रेडिशनली उनको पसंद नहीं आएगा. सो ऑल दिस थिंग्स acted as a catalyst into the 1857 revolt. ये इन्होंने बढ़ावा दिया है कि ये पीछे चीजें अंग्रेज जब कर रहे थे, भारत के समाज को तोड़ रहे थे, ये सब चीजें इन्होंने पहले से ही शुरू कर दी थी. साथों साथ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और फ्री हैंड टू क्रिश्चियन मिशनरीज दे दी गई. जगह जगह के ऊपर आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया जा रहा था. एंड ऑल दिस पीपल वर नॉट फाइंडिंग इट राइट. यहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था. द कॉमन मैन जम्प्ड बिकॉज of the religious reformations that were made by the Britishers. यहाँ आम आदमी ये रिवॉल्ट के अंदर इसके लिए ही कूदता है. क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, साथों साथ धर्म के साथ छेड़खानी करना, आपके ऊपर धार्मिक टिप्पणी करना, आपके ऊपर नस्लवादी टिप्पणी करना, ये सब चीजें 50-100 साल से चलती आ रही है. जब इतनी सारी चीजें चलती आएगी और आपको जब मौका मिलता है कि भाई अभी ये वीक हुआ है तो इसके ऊपर हमको टूट पड़ना चाहिए. Abolition of sati, women remarriage and education. Do you think it would be liked by the traditional section of the society? होता है. सती प्रथा आप abolish करोगे तो आपका जो ट्रेडिशनल जो आपका ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होगा उसको पसंद आएगा. They will never like it. विडो रीमैरिज 1856 के अंदर मैंने आपको बताया कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड डलहौजी वर द 2 persons who were responsible for this widow remarriage act. तो जब आप यहाँ पे विधवा विनियम कानून लेके आओगे तो भारत के समाज को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. बोले आप कौन होते हो? हमारा यह सोशल सिस्टम है उसके अंदर कुछ तोड़ने वाले या जोड़ने वाले इंसान. सो एज अ रिजल्ट व्हेन दिस एक्ट्स वर पास, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये जितनी भी चीजें हो रही थी वो चीजें यहाँ के समाज के अंदर सब देखने को दे रही कि ये क्यों हो रहा है. तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया अंग्रेज. बोले आपके घर में क्या प्रॉब्लम है? बोले अंग्रेज. उनके घर में क्या प्रॉब्लम है? बोले सब जगह अंग्रेज आ गया है. अंग्रेज रहता तो उनके घर में है नहीं बट कारण अंग्रेज दिख रहा है. सो 1857 के अंदर जब विद्रोह हुआ तो इनको भी लगा कि कूद पड़ना चाहिए, हमको मौका मिला है तो चौका मार दो, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे यहाँ से. सो एज अ रिजल्ट द कॉमन मैन पार्टिसिपेटेड. कॉमन मैन क्यों पार्टिसिपेट करता है उसके पीछे आपके सामाजिक और धार्मिक कारण देखने. धर्म के साथ आप छेड़खानी करोगे आज की तारीख में भी तो अच्छे स्टेट को, अच्छी स्टेट की जो आपकी सिस्टम होगी उनके सामने लोग रिवोल्ट या प्रोटेस्ट करते रहते हैं. हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर रिडिक्यूल्ड. यहाँ पे बोला जाता था, आज की तारीख में भी मजाक होती रहती है. दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. तो दे वर रिडिक्यूल्ड एंड दिस वाज नॉट लाइक बाय द इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी. आप यहाँ पे भगवान का
ऊपर आप मजाक किए जा रहे हो, ये भी पसंद नहीं आ रहा था। देयर वर टैक्सेशन आल्सो ऑन द मॉस्क एंड द टेंपल लैंड्स। आप एक ये जमीन हुआ करती थी मंदिर की, उसके ऊपर आप कभी टैक्स नहीं लिया करते थे। मुस्लिम के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ज़कात की जमीन हुआ या आपकी वक्फ, जो आपकी वक्फ की जो टेरिटरी हुआ करती थी, जो चैरिटेबल लैंड्स हुआ करती थी, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। सो एज अ रिजल्ट ऑल दिस थिंग समड अप, ये धीरे धीरे हो रहा था। ये 1757 से इनफैक्ट शुरू हो गया था, जब से इन्होंने पॉलिटिकल यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश कर दिया। 1757 से ये शुरुआत हो गई थी। क्यों? इसके लिए इसको मूलभूत कारण बोलते हैं। तत्कालीन कारण के तौर के ऊपर नहीं देखा जाता कि कल हुआ था, ये 50-100 साल तक चलते रहे थे। और जब यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत सिस्टम को कोई चैलेंज करता है तो सबके सब यहाँ पे जुड़ पड़ते हैं। So one person takes up the leadership, other starts following. 1857 के रिवॉल्ट के अंदर भी यही हुआ था कि सोल्जर्स ने शुरुआत की थी। सोल्जर्स के बाद आपका पीजेंट, कॉमन मैन, वर्कर एंड इवन द किंग्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ये सब के सब कूद पड़े। ये सब के सब कूदने के पीछे यही कारण थे, वो थी ब्रिटिश इंटरफियरेंस इनटू द सोशल सिस्टम्स। हमने सोशो कल्चरल पॉलिसी पढ़ी है। सोशो कल्चरल पॉलिसी के तहत या आपकी एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको ये सब चीजें नहीं पसंद आ रही थी। The common man did not like it and as a result he started protesting. चौथा जो कारण था वो है आपका मिलिट्री कॉजेस, या आपका जो मिलिट्री के साथ या आपका सेना के साथ जुड़ा हुआ है। उसके पीछे मेन रीजन मैंने आपको बताया वो है रिलीजियस इंटरफियरेंस, जो आपका तत्कालीन कारण के तौर के ऊपर भी उभर के आया। When the Britishers started interfering with respect to the religion of the soldiers, the Indian soldiers were supposed to follow certain duties. वो ड्यूटी के तहत उसको बोला जाता था कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते। तो भारत के जितने भी सैनिक थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर काम कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था। एज ए रिजल्ट दे वर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। उनके साथ आप अन्याय किए जा रहे हो, अन्याय के ऊपर अन्याय किए जा रहे हो। उनको मैंने बताया कि इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, इतना काम कराते हो, पैसे भी नहीं देते हो। बोले व्हाट आर यू डूइंग? बोले हमको सैलरी नहीं दी गई, हम लोग को प्रमोशन नहीं दिया गया, नो हाई पोस्ट, नो पेंशन वॉज गिवन। Whenever you try to see the British Indian soldier with respect to British soldiers, तो ये पता चलता है कि वहाँ के जो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे या अंग्रेज आपके जितने भी सिपाही हुआ करते थे, उनको सैलरी अच्छी मिलती, उनको प्रमोशन मिलती और उनको साथ साथ पेंशन भी मिलती। तो हमारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने क्या गुनाह किया। तो हमारे जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स के साथ साथ वो जो ग्रीस कार्ट्रिज वाला था वो तत्कालीन कारण था। पर तत्कालीन कारण के विपरीत जाके आप थोड़ा उसको डिटेल में देखोगे तो सोल्जर्स के साथ भी 100 साल से अन्याय के ऊपर अन्याय किया जा रहा था। Whenever they started establishing the British Indian Army, तो इंडियन सोल्जर्स के साथ ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। सो कोई भी होता है ना, जैसे आपका 1946 का रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी हुआ, रीन म्यूटिनी कहते हैं आपका, ओके। तो उसके अंदर भी यही देखने को मिलता है कि आपकी नेवी के जो सेलर्स थे उन्होंने म्यूटिनी कर दी, उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया था, उन्होंने विद्रोह किया था। बट इफ यू सी द लॉन्ग टर्म कॉजेज के पीछे उनके साथ भी अन्याय हुआ रहा। वो अन्याय यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उनको भी लो सैलरी मिलती थी, उनको भी प्रमोशन नहीं होता था, उनके लिए खाना भी नहीं अच्छा दिया जाता था। आप शिप के ऊपर जब सेल कर रहे होते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जस्ट खत्म हुआ था, एंड दे वर नॉट गिवन गुड फैसिलिटीज बाय द ब्रिटिशर्स। और उसके साथ साथ तत्कालीन कारण बन गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे, रेड फोर्ट ट्रायल्स, तो वो तत्कालीन कारण बनते हैं कि वो चिंगारी के तौर के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे चिंगारी जो थी वो आपकी एनफील्ड राइफल थी, बट एनफील्ड राइफल के उसके बैकग्राउंड के अंदर जब मिलिट्री स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, तो यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर था उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। साथों साथ यहाँ पे इन्होंने कितने युद्ध की, अफगानिस्तान के अंदर की 40s में, बर्मा के अंदर की 20s में, सिंध को इन्होंने एनेक्स करने की कोशिश की थी। कंटिन्यूअसली द इंडियन सोल्जर्स वाज मेड टू सर्व अवे फ्रॉम होम विदाउट पेइंग द एक्स्ट्रा भत्ता। ये भत्ता मतलब अलाउंस होता है। Whenever you are having the posting in a hard areas, तो आपकी सैलरी थोड़ी 1.5 टाइम्स तो जनरली हो ही जाती है। इवन विथ रिस्पेक्ट टू से फॉर एग्जांपल आप फॉरेन सर्विसेज के अंदर होगे, तो फॉरेन सर्विसेज के अंदर आपको फॉरेन सर्विंग अलाउंस मिलता है, FSA मिलता है, जो जनरली आपकी यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइंस है, जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है। सो समवेयर बिटवीन $3,000 to $8,000, $10,000 डिपेंड ऑन रैंक एज वेल एज द कंट्री विच यू आर पोस्टेड, आप जो स्टेशन होता है। इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर जो था, या आप प्रेजेंट डे के अंदर आप इंडियन ऑफिसर्स को देख लोगे जो बाहर की तारीख के ऊपर कहीं पे काम कर रहे हैं या हार्ड एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे गुजरात की पॉलिसीज ऐसी है कि अगर आप मेडिसिन फील्ड के साथ जुड़े हुए हो एंड अगर आपका
PHC, say primary health center है, and if you are serving somewhere in the Kutch area or the remote area, Dangs and the Panchmahal, तो आपकी सैलरी के अंदर ऊपर से रिमोट एरिया अलाउंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा सर्व कर रहे हो, आप घर से दूर रह के अपनी कॉमन मैन की सर्विस कर रहे हो। यहाँ पे भी ऐसा था कि द सोल्जर्स ही वाज सर्विंग अवे फ्रॉम होम, बट उसको जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, एक तो सैलरी तो कम ही है, सैलरी के साथ साथ ये थोड़ा बहुत मांग लेता था कि इतना काम करा दो, थोड़ा माई बाप 2 पैसा ज्यादा दे दो, तो वो भी नहीं दिए जा रहे थे। ओवरसीज कैंपेन के ऊपर कैंपेन किए जाते हैं। अब जब आप ओवरसीज कैंपेन करोगे तो रास्ते में जो भी आएगा वो खाना पीना पड़ेगा। सिंपल चीज है, यहाँ से अफगानिस्तान जाओगे तो रास्ते में जो भी आएगा वो खाना पड़ेगा। ऑकलैंड था ना, लॉर्ड ऑकलैंड अफगानिस्तान, तो उसका तो एडवेंचर था, बोले कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करने में सोल्जर्स को लेके गया। बट हुआ ये कि 7 समंदर पार जाना, पहले धर्म के अंदर क्या बोला जाता था, बोले ये तो पाप है। तो ये लोग जब विदेश जाते थे तो इनकी रेजिमेंट्स, इनकी बैरक्स, इनके गांव के अंदर सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। बोले ये बाहर जाके आया है, ये कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि रास्ते में इसने कुछ भी जो भी खाने पीने का मिला होगा वो खा लिया होगा। सो इट वाज सिंफुल फॉर द सोल्जर्स टू कैरी दिस ओवरसीज कैंपेन। एक तो आपका जो सोल्जर है, आपका जो सिपाही है, उसको आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, उसको प्रमोट नहीं करो, चलो छोड़ दो। साथों साथ उसको बोल रहे हो कि इधर युद्ध करो, उधर युद्ध करो, फला जगह पे युद्ध करो, बोले वो भी कर दिया। करने के दौरान उसको खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं। जब वो क्रॉस करता था ऐसी बाउंड्रीज, ऐसे बैरियर्स, तो समाज के अंदर सिस्टम ऐसी थी कि अगर आपने समुंदर को क्रॉस कर दिया, उनको पता नहीं था कि यहाँ समुंदर आता है, यहाँ नहीं आता, बट धर्म के अंदर तो खराब चीज होती थी, बोले आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। सो जब ये आपके जितने भी सोल्जर्स थे समुंदर क्रॉस करके या दूसरी जगह पे जाके वापिस आते थे, तो होता ऐसा था कि यहाँ पे उनको बोल दिया जाता था कि भाई आप कन्वर्ट हो चुके हो, आप कन्वर्ट हो चुके हो, क्योंकि आपने रास्ते में जो भी वो गंदा गंदा खाया होगा, गंदा गंदा पिया होगा, एंड यू आर नॉट राइट। सो वंस दे वर बैक, दे वर नॉट एक्सेप्टेड इनटू देयर ओन कास्ट, इवन देयर ओन बैरक्स एंड रेजिमेंट। इनके जितने भी भाई बंधु थे ना, वही लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। सो द सोल्जर्स वर फीलिंग द हीट फ्रॉम देयर ओन पियर्स। क्यों? क्योंकि ये उनको लगता है कि ये हमारे भाई बंधु हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि दूर रहे इससे, बोले अफगानिस्तान जाके आया है, दूर रहना इससे। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है, रास्ते में कुछ खाया होगा, इसका धर्म परिवर्तन करा दिया अंग्रेजों ने। सो दे वर नॉट एक्सेप्टेड, एंड एज अ रिजल्ट जब इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, ऊपर से आप रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस इतना सारा कर रहे थे, तो इंडियन सोल्जर्स को ये बुरा लग रहा। ग्रीस कार्ट्रिज तो खाली एक बहाना था आपके 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके। यहाँ ग्रीस कार्ट्रिज तो एक खाली एक इवेंट बन जाता है कि यार एनफील्ड राइफल तो खाली एक बेस बन जाती है। बट इंडियन सोल्जर्स के साथ ट्रेडिशनली ऐसी हालत हो गई थी, द इंडियन सोल्जर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड, एंड एसेंशियली फाइनली आप एक चीज याद रखिएगा कि उस टाइम की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर्स यूज्ड टू कम और दे यूज्ड टू बिलोंग टू दिस अवध प्रोविंस, जो आपका मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द वाला जो प्रदेश, अवध से ये लोग बिलोंग किया करते थे। सेकेंडली, अगर आप सोल्जर के पीछे देखोगे तो सोल्जर को यहाँ पे एक एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन मैंने आपको जो बताया वो है। सोल्जर यहाँ पे होता ऐसा है कि 10 महीना 11 महीना ड्यूटी करेगा और 1 महीना कहाँ जाएगा, गांव के अंदर। यही है ना हमारा ट्रेडिशनल आज की तारीख में। इसके लिए हम लोग ने नारा दिया है कि सोल्जर पीसेंट इन यूनिफॉर्म है, जय जवान जय किसान। दिस इज द रियलिटी दैट द सोल्जर who serves for 10 months or 11th month on the border areas or anywhere in this country, जब 1 महीना घर पे जाएगा तो वो खेती करने का सोचे। The same thing happened during the British rule when the soldiers used to come back from the extensive military campaigns। यहाँ युद्ध करके जब वापिस आते थे तो जाते कहाँ थे, गांव के अंदर। गांव के अंदर जाके आपका मंगल पांडे लगान का भ्रुवन बन जाएगा, देखेगा कि यार हमारे पीजेंट्स की हालत तो हमसे भी बदतर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट वाज हैपनिंग विद द पीजेंट्स? जब यहाँ का आपका जो सिपाही, उसके साथ अन्याय हो रहा था, ही वॉज फीलिंग द हीट ऑफ द ब्रिटिश रूल। बोले यार हम लोग को पसंद नहीं आ रहा, ये सब हमारे साथ अन्याय होता जा रहा है। जब गांव में आया तो गांव में देखता है कि यहाँ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है। द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वर गुड इन नेचर, वर दे डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट? डेफिनेटली दे वर डिस्क्रिमिनेटरी। और यहाँ पे रैयतवारी, महलवारी और जितने भी आगे पीछे की जो भी बारी बारी जो सिस्टम इंप्लीमेंट की गई, वो सिस्टम के तहत ये चीज पता चलती है कि यहाँ का जो किसान था वो भी बेचारा भूखमरा हो। तो सोल्जर को लगा कि यार मेरे किसान की हालत खराब है, मैं खेती कर रहा हूँ 2 महीने आके, तो मेरे साथ भी बदतर से बदतर हालत में इन लोग पेश कर रहे हैं। जब आपका किसान था, मैंने आपको बताया कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी उसके साथ ऑलरेडी खराब थी। तो जो आपका आदमी जो घूम फिर के आपके गांव के अंदर आता था,
उसको रियलिटी देखने, और ये रियलिटी थी कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंड वेन द ग्रीस कार्ट्रिज बिकेम वन ऑफ द इवेंट्स, सबके सब लोग यहाँ पे why the different stratas and sections of Indian population participated into the revolt of 1857, क्यों इन्होंने भाग लिया, उसकी हमने पूरी की पूरी विस्तृत रूप में चर्चा की। साथों साथ एक कारण मैंने आपको बताया है, वो है फंडामेंटल रीजंस के अंदर, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। बाहरी बहुत सारी घटनाएं हो गई, उनका भी प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा था। वो घटनाओं के तहत एक तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत फटके भी पड़ते थे। फटके जब युद्ध होता था तो युद्ध के अंदर आपको थोड़ी बहुत आपका भी डैमेज होगा। वो डैमेज के तहत तो अफगानिस्तान के अंदर इनको जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, वहां पे तो इनकी हालत खराब हो गई, इनका बंटाधार हो गया था। तो यहाँ के जो सोल्जर्स थे, इनको लगा कि अफगानिस्तान में ये लोग हारे हैं तो हम लोग इंडिया में भी हरा सकते हैं डेफिनेटली। पंजाब के अंदर 45 से लेकर 49 में ये लोग जीते सही, बट वो है ना कि इनको डैमेज बहुत हुआ था, सो दे ऑल्सो सफर्ड लॉसेस। साथों साथ क्रीमिया नाम का जो प्रोविंस है, जो आज की तारीख में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रीमिया रशिया एंड यूक्रेन वाला जो इशू चल रहा है, ये 1850 से चल रहा था। क्रीमियन वॉर्स वर वन ऑफ द रीजंस। जब हम लोग यूनिफिकेशन देखेंगे इटली का, उसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि क्रीमिया किस तरह से रोल प्ले करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी क्रीमिया का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से इटली के जो शासक होंगे वो किस तरह से पलटा लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रशिया वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द क्रीमियन पेनिनसुला, दूसरी साइड पे आपका इंग्लैंड और फ्रांस और उनकी एक अलायंस हुआ करती थी। यहाँ पे रशिया हारता जरूर है, बट इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत लॉस होता है। एंड एज अ रिजल्ट, जब इतना सारा लॉस हो रहा था, संथाल के अंदर रिबेलियन हुआ, जो सबसे बड़ा रिबेलियन होता था 1855 के अंदर। सो ऑल दिस हैड अ इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस आपकी साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। बोले ये बिल्ली जैसे थे और इनको शेर के अंदर लिखता था कि भाई हम लोग आईने में लिखता था कि हम लोग शेर हैं। बोले आई दोगे पार्टी नाकिस वालों को, ओके। बट रियलिटी ये थी कि ये साइकोलॉजिकल रिपरकशंस इनको खाली आईने के अंदर ही दिख रहे थे। हमारी जितने भी सोल्जर्स थे और हमारे जितने भी लोग थे, जिन लोग ने सोचा कि ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा, कुछ भी हो जाए, ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट आपको यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स को ये 3-4 जगहों के ऊपर थोड़ा बहुत फटका पड़ रहा था, तो इनको लगा कि इंडिया से भी हम लोग इनको हटाने की कोशिश करें। सो 5-6 आपके मूलभूत कारण बन जाते हैं। वो कारण पीछे आपके बैकग्राउंड के अंदर चलते रहे। ये कारण 50-100 साल तक पीछे बैकग्राउंड के अंदर चलते रहते हैं। ग्रीस कार्ट्रिज एक खाली इवेंट के तौर के ऊपर बनती है, इसके लिए हम उसको इमीडिएट रीजन या तत्कालीन कारण के तौर के ऊपर देखते हैं। Okay, so what were the reasons behind the revolt of 1857?